अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने बिल ऑफ राइट्स पढ़ लिया था, हमने जुडिशरी एक्ट भी पढ़ लिया था, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन भी पढ़ लिया था, और पब्लिक लैंड एक्ट पढ़ा था। वहां से हमने एंड जुडिशरी एक्ट पे किया था, राइट? Like judiciary act was the last thing we studied. अच्छा, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन पढ़ लिया था, ठीक हो गया। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पब्लिक लैंड एक्ट बेसिकली। चले, सही हो गया। तो बेसिकली हम पढ़े थे लास्ट क्लास पे कि अमेरिका एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जब वो इंडिपेंडेंट हो गया था, एंड व्हेन अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, तो किस तरह से अमेरिका में गवर्नमेंट सिस्टम आया, किस तरह से कौन कौन से प्रेसिडेंट्स आए। तो वी स्टडीड कि पहले अमेरिका में देयर वाज फेडरलिस्ट regime that first came in America, and that regime lasted for 12 years, और वो 1789 से लेकर 1801 तक अमेरिका में थी। उसमें हमने दो लोगों का नाम पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा स्टार्ट में ही। हमने दोनों का नाम पढ़ दिया था कि एक तो हमारे पास अमेरिका इसमें फेडरल रेजिम में जॉर्ज वॉशिंगटन था, और दूसरा जॉन एडम्स था। तो जॉर्ज वॉशिंगटन was a president for 8 years, which means he was a president for two tenures, whereas John Adams was a president for one tenure only. तो इसके बारे में हमने फेडरल रेजिम में देखा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखी थी, बिल ऑफ राइट्स देखे थे, जुडिशरी एक्ट देखा था, और वेस्टवर्ड एक्सपेंशन देखी थी। तो बेसिकली वी वर स्टडिंग अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट द फेडरलिस्ट regime did, yeah, made for the America when America was newly independent. तो आज हम देखेंगे पब्लिक लैंड एक्ट, न्यूट्रलिटी, फॉरेन पॉलिसी, एक्स वाई जी अफेयर्स फेडरलिस्ट regime के अंडर, ठीक है? तो विल स्टार्ट ऑफ विद पब्लिक लैंड एक्ट। तो 1796 में पब्लिक लैंड एक्ट बन जाता है, और पब्लिक लैंड एक्ट जो पास होता है उसमें ये था कि जितनी भी नई आप कह सकते हैं कि स्टेट्स वगैरह, या जितनी भी नई टेरिटरीज जो हैं जो अमेरिका अपने कब्जे में ले रहा था थ्रू, अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इंडियंस के साथ अमेरिका वाज इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ फाइट्स। तो उनसे जमीनें छीन भी रहा था, साथ में उनसे खरीद भी रहा था। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन एट दैट टाइम। तो बेसिकली हमने पब्लिक लैंड एक्ट में हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी टेरिटरी थी जो अमेरिका ने बेसिकली अपने कब्जे में ले ली थी, सिंस दे वर एम्प्टी, या वहां पे अमेरिकन पॉपुलेशन नहीं थी, तो द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका वांटेड कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पे जाके उन एम्प्टी टेरिटरीज में सेटल हो जाए, ताकि उनका वहां पे ना बेसिकली ग्राउंड जब वो स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो लोगों को ये कहा गया कि हम आपको लैंड ओनर्स बनाएंगे, आप जो है वहाँ पे जगहों पे कब्जे करें, और हम आपको लैंड ओनर्स बनाएंगे। तो लैंड ओनर्स बनाने के लिए जो टर्म्स ऑफ परचेज ऑफ द लैंड था वो भी काफी सिंपल रखे गए थे। दिस वाज अ पब्लिक लैंड एक्ट कि जो जितनी भी एम्प्टी टेरिटरीज थी उस पे मैक्सिमम सेटलमेंट की गई ड्यूरिंग द फेडरलिस्ट regime। ठीक हो गया? सो दिस वाज द पब्लिक लैंड एक्ट व्हिच वाज अ पब्लिक लैंड एक्ट, आपका एंटायर फेडरलिस्ट regime में भी आएगा, which is almost similar. So this was a public land act that was passed in 1796 during the federalist regime. सही हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है पब्लिक लैंड एक्ट के बाद न्यूट्रलिटी इन फॉरेन पॉलिसी। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि अमेरिका जो है, अमेरिका रिमेन न्यूट्रल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। लाइक न्यूट्रल रहने का मतलब ये है कि अमेरिका ने किसी भी मुल्क के साथ कोई भी अलाइंसेस वगैरह नहीं बनाई थी, और अलाइंसेस वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि अमेरिका जो है वो किसी भी दूसरे मुल्कों की जंगों वगैरह में पार्ट नहीं लेना चाह रहा था। बिकॉज व्हाट अमेरिका वांटेड वाज, अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी पे में न्यूट्रलिटी इसलिए रखना चाहता था बिकॉज अमेरिका वांटेड टू फोकस ऑन इट्स डोमेस्टिक डेवलपमेंट, ऑन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उस डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अमेरिका जो है उसने फॉरेन पॉलिसी में न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी थी। ठीक है, तो अब देखिए एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है 1793 में, एक तो पहले हुई थी ना इंग्लैंड और फ्रांस की जंग, तो अभी दोबारा से एक जो हुई है एंग्लो फ्रेंच वॉर 1793 में। ठीक है, तो अब इस जंग में ये हुआ है कि फ्रांस और जो इंग्लैंड है, एंग्लो मीन्स द इंग्लिश पीपल, एंग्लो फ्रेंच वॉर दैट वाज स्टार्टेड। और हुआ इस तरह से कि फ्रांस ने ना अमेरिका को बोला कि आप हमारी हेल्प करो। अब देखिए, अगर आपको याद होगा तो जब हमने वर्ल्ड वॉर, जब हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा था,
तो उसमें आपको याद होगा कि स्पेनिश और फ्रेंच ने अमेरिका को असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, याद है ना ये बात? तो अब यहाँ पे ना जब फ्रेंच और इंग्लैंड की लड़ाई हुई दोबारा से, तो अब तो बेसिकली अमेरिका लड़ाई में नहीं था और अमेरिका इंग्लैंड का पार्ट भी नहीं था कि वो लड़ता, लेकिन फ्रांस ने अमेरिका को ये बोला कि आप हमारी मदद करें। लेकिन 1793 में ही when the war was going on, कांग्रेस ने क्या कहा कि हम जो है हम न्यूट्रल हैं, हम किसी की भी लड़ाई के अंदर अमल दखल नहीं करेंगे। जब फ्रांस को ये पता चला तो फ्रांस वाज वेरी लाइक आप कह सकते हो वाज वेरी हर्ट इन अ वे बिकॉज फ्रांस हेल्प अमेरिका इन गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। ठीक है, तो फ्रांस ने क्या किया कि इसके रिटेलिएशन में फ्रांस ने अमेरिका की जितनी भी शिप्स थी उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, बात हो जाइए। तो अब एक ट्रीटी है which is called the जेफ ट्रीटी। तो 1795 में एक ट्रीटी साइन होती है जो कि बेसिकली जो अमेरिकन थे उन्होंने इंग्लैंड के साथ ट्रीटी साइन की थी। और वो इसलिए साइन की थी कि जो भी नॉर्थ वेस्ट की टेरिटरी है वो उस ट्रीटी के जेस ट्रीटी के थ्रू अमेरिका ने नॉर्थ वेस्ट में जो टेरिटरी थी जो इंग्लैंड के कब्जे में थी वो ले ली। लेकिन जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर था, जो साउथ वेस्ट वाली साइड थी, वो नहीं ले सके, वो इंग्लैंड से लाइक कोई ट्रीटी पास नहीं कर सके या परचेज या कोई लड़ाई शड़ाई करके नहीं खरीद सके। तो खैर आप ये देखिए कि अब एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रही है वहां पे। फ्रांस अमेरिका को ये कह रहा है भाई मदद करे, अमेरिका ने मना कर दिया, तो फ्रांस ने इन रिटेलिएशन ये करना शुरू किया कि अमेरिका की शिप्स पे अटैक करना शुरू कर दिए। स्लो चलो, ठीक है, गो स्लो। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि यार जब 1793 में इंग्लैंड और फ्रांस की जंग चल रही थी ना, तो फ्रांस आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, अब फ्रांस ने जब अमेरिका से हेल्प मांगी तो फ्रांस वाज एक्सपेक्टिंग कि अमेरिका उसकी हेल्प करेगा, एंड द रीजन बीइंग वाज दैट द फ्रांस आल्सो असिस्टेड अमेरिका इन इट्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बट व्हाट the people of America, what the government of America did was, what Congress did was, they said that we cannot help you because they have declared neutrality in their foreign policy कि हम किसी की जंग में टांग शांग नहीं अड़ाएंगे। तो इसके रिटेलिएशन में फ्रांस ने क्या किया, क्या क्योंकि फ्रांस वाज एक्सपेक्टिंग कि अमेरिका उनकी मदद करेगा बट फ्रांस ने नहीं की मदद, तो फ्रांस इसके रिटेलिएशन में अमेरिकन शिप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। जब अटैक करना शुरू किया तो एक तो ये चीज हो रही थी वहां पे उस टाइम। दूसरा ये था कि 1795 में ये ट्रीटी साइन होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान साइन होती है, और थ्रू दिस ट्रीटी जो अमेरिकन थे उन्होंने जो भी नॉर्थ वेस्ट की टेरिटरी थी जिस पे डिस्प्यूट था इंग्लैंड का कि हमारी है, अमेरिकन कब्जा चाह रहे थे, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हुए अमेरिका ने इंग्लैंड से वो नॉर्थ वेस्ट की जो भी टेरिटरीज थी वो ले ली, लेकिन साउथ वेस्ट टेरिटरी जो है वो अमेरिका लेने में कामयाब ना हो सका। तो ये सारी आप कह सकते हो कि हैपनिंग्स थी ऑफ द फेडरलिस्ट रिजीम। अब जब 1796 में जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो क्योंकि ही 2 साल हो गए थे ही लेफ्ट ऑफिस, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो अब सही हो गया, तो मैं इसका सही है। चले आगे चलते हैं। अब आप ये देखें कि हमने ये तो देख लिया कि फेडरलिस्ट रिजीम में जॉन हमने जॉर्ज वॉशिंगटन देख लिया, लेकिन जॉन एडम्स जो है ही वाज आल्सो प्रेसिडेंट फॉर 4 इयर्स ना, तो एक टर्म के लिए वो भी प्रेसिडेंट था। तो अब देखिए क्योंकि उस एंग्लो फ्रेंच वॉर में अमेरिकन ने फ्रांस का साथ नहीं दिया, तो फ्रांस ने रिटेलिएशन क्या किया था, अमेरिका की शिप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया था। और जो अमेरिका की शिप्स पे अटैक करना शुरू किया तो दैट मीन जो अमेरिका और फ्रांस के रिलेशन थे वो खराब होना शुरू हो गए। तो फ्रांस जो अमेरिका की शिप्स पे अटैक कर रहा है तो दैट मीन जो वो फ्रीडम ऑफ सीज की वायलेशन कर रहा है, राइट, या लॉ ऑफ सीज को वायलेट कर रहा है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना?
अच्छा, तो इस तरह से क्या हुआ कि जो रिलेशन थे बिटवीन द फ्रांस एंड अमेरिका दैट स्टार्टेड वर्सनिंग, खराब होना शुरू हो गया। फिर एक चीज है विच इज कॉल्ड द एक्स वाई जी अफेयर। अब एक्स वाई जी अफेयर बेसिकली एक्स वाई और जी है ना, दीज आर द थ्री नेम्स ऑफ द एजेंट्स। ये तीन एजेंट्स थे, उनके नाम थे। अब एजेंट्स बेसिकली ये हैं फ्रेंच, जो फ्रांस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसके जो एजेंट्स थे उनका नाम था एक्स वाई एंड जी। अब देखिए क्योंकि अमेरिका, अभी हमने कहा है कि अमेरिका और फ्रांस के जो हालात हैं आपस में, वो खराब होना शुरू हुए थे। फ्रांस अमेरिका की शिप पर अटैक कर रहा था, फ्रांस फ्रीडम ऑफ सीज की वायलेशन कर रहा था। तो अमेरिकन ये चाहते थे कि इस चीज को सेटल किया जाए। तो इस चीज को सेटल करने के लिए अमेरिका से एक मिशन जाता है फ्रांस, कि हम फ्रेंच सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बातचीत करेंगे और इस चीज को खत्म करेंगे। तो वहां पे देखिए फ्रेंच सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो नहीं मिलता उनसे, लेकिन तीन उसके एजेंट्स मिलते हैं जिनका नाम था एक्स वाई जी। अब उन एजेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि हम ये बातें आपकी मानेंगे अगर आप हमें एक लाइक लार्ज सम ऑफ मनी, उन्होंने डिमांड किया कि हमें इतने ज्यादा पैसे देंगे। एक तो पैसे भी देंगे लाइक मुफ्त मुफ्त, और साथ में हमें लोन भी चाहिए। लेकिन खैर हुआ ये कि अब कोई भी इन्होंने इन दोनों के दरमियान, मतलब अमेरिका और फ्रांस के दरमियान जो भी बातचीत हुई, वो कोई इतनी खास रिजल्ट नहीं निकाल सकी बात। तो जब अमेरिका को ये बात होगी कि यार फ्रांस जो है तो वो तो कंटिन्यू रखिएगा फ्रीडम ऑफ सीज की वायलेशन, और वो बात नहीं मान रहा और किसी भी चीज पे नहीं मान रहा, वो पैसे मांग रहे, तो अमेरिका ने क्या किया कि फ्रांस के साथ जंग की तैयारी शुरू कर दी। तो कांग्रेस में जब वहां पे बिल पास किया गया कि क्या करे, जंग हो ना हो और किस तरह से हो, तो कांग्रेस ने वास्तव ने कहा कि हाँ, हम अपनी आर्मी जो है वो तैयार करते हैं और यहाँ पे हम फ्रांस के साथ जंग के लिए लोगों को तैयार करते। तो फ्रांस भी वहाँ पे सख्त हुआ हुआ था, अमेरिका भी सख्त हुआ हुआ था। अब बेसिकली सख्त क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए एक तो पहले फ्रांस अटैक कर रहा था अमेरिकन शिप्स पे, फिर अमेरिका अटैक कर रहा था फ्रेंच शिप्स पे, फिर मर्चेंट शिप्स पे भी अटैक शुरू हो गया। मर्चेंट शिप्स वो होती हैं इसमें बिजनेस शिप्स होती हैं, इसमें सारा साजो सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो अब हालात इतने बिगड़ चुके थे दैट इट लुक लाइक द वॉर इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। ठीक हो गया। आर वी गुड टिल हियर? ओके गुड। अब देखिए जंग होना जो था वो तो यकीनी था, लेकिन जंग हुई या नहीं हुई वो हम देखते हैं। अब हुआ इस तरह से कि 1800 में ना, इट इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑफ 1800। अब 1800 में ऐसा कुछ हुआ कि जंग जो है, जो होती होती जंग जो है वो रह गई, क्योंकि एक बंदा था, इसका नाम है नेपोलियन। नेपोलियन का नाम सुना है ना? जी, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है, ही वाज व्हेन ही रोज इन फ्रांस, वो फ्रांस में था। वो फ्रांस क्या ना, तो फ्रांस में था, तो ही वाज वेरी काइंड एंड ही हैड अ वेरी हेल्पफुल एटीट्यूड। तो उसने एक कन्वेंशन साइन की 1800 में, ठीक है, सॉर्ट ऑफ आप पीस ट्रीटी टाइप कह सकते हो, साइन की। और उसमें ये था कि उसने ये प्रिंसिपल पास किया कि फ्री शिप्स मेक फ्री गुड्स। ठीक है। तो उसने बेसिकली आप ये कह सकते हो कि दोस्ती के लिए ना एक रास्ता हमवार कर दिया बिटवीन द फ्रांस एंड द अमेरिकन, कि ठीक है, हम इस जंग जो द वॉर विच इज वेरी एमिनेंट, उसको हम रफा दफा करते हैं एंड लेट्स जस्ट नॉट फाइट एंड लेट द गुड्स फ्लो फ्रीली इन द सी वगैरह वगैरह। बात समझ आ गई है? आर वी गुड टिल? आपको सिलेबस में नजर आ रहा होगा लिखा हुआ अमेरिका एज इंडिपेंडेंट कंट्री। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद बेसिकली यहाँ पे जब 1801 में जॉन एडम्स चला जाता है, तो 1801 में जो गवर्नमेंट आती है वो आती है एंटाई फेडरलिस्ट। एंटाई फेडरल में सबसे फेमस नाम जो है हिस्ट्री का वो है थॉमस जेफरसन।
थॉमस जेफरसन जो है बेसिकली ही आप ये कह सकते हैं ही वाज वन ऑफ द डेलीगेट्स फॉर द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मतलब जब वो कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना तो ही वाज देयर एज वेल। साथ में हमने अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं, पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है दैट वाज आल्सो ड्राफ्टेड बाय थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन की ना बड़ी फेमस है जेफरसोनियन डेमोक्रेसी भी। ठीक है, तो जेफरसोनियन डेमोक्रेसी जो है इट इज एक्चुअली वेरी फेमस, और इसके बारे में भी हम देखेंगे कि इसकी जो डेमोक्रेसी है उसमें उसने किस तरह से क्या क्या किया था, इसकी वजह से इज वेरी फेमस। जी। तो अब बेसिकली थॉमस जेफरसन जो है उसके जो सबसे दो इम्पोर्टेंट काम थे वो उनमें एक ये था कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन या टेरिटोरियल एक्विजिशन, और दूसरा है डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक तो उसने टेरिटरी की एक्सपेंशन की थी और इसकी डेमोक्रेसी जो है दैट इज आल्सो वेरी फेमस। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन में या एक्विजिशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो कहा जाता है कि अमेरिका में द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंड एक्विजिशन दैट हैज एवर टेकन प्लेस दैट वाज द परचेज ऑफ ल्यूजियाना। ठीक है, ल्यूजियाना इज करेंटली अ स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये ल्यूजियाना की टेरिटरी जो उन्होंने खरीदी थी, कहा जाता है दैट इट इज द बेस्ट, या आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जो लुधियाना टेरिटरी है इट एक्चुअली ओपन द डोर्स फॉर मोर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। तो जो टेरिटरी थी ना दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिकन, क्योंकि उसके थ्रू अमेरिका जो है वो और ज्यादा वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कर सकता था। तो जो परचेज ऑफ ल्यूजियाना है उसमें बेसिकली होता है इस तरह से कि जो ल्यूजियाना है ना उसकी टेरिटरी थी फ्रांस की असल में। ठीक है, लाइक ओरिजिनली इट बिलोंग टू फ्रांस, लेकिन कुछ किसी जंग की कंपनसेशन वगैरह में फ्रांस ने वो टेरिटरी दी हुई थी स्पेन को। ठीक है, तो बेसिकली अगर पहले टेरिटरी फ्रांस के कब्जे में थी तो अब फिलहाल टेरिटरी जो है वो थी स्पेन के कब्जे में। तो जब 1800 में कन्वेंशन ऑफ 1800 होगी, नेपोलियन बोनापार्ट ने कन्वेंशन करा दी, फिर उसके बाद 1801 में नेपोलियन ने स्पेन को ये बोला कि आप हमें हमारी टेरिटरी वापस करें। ठीक है, अब आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने बात बोली कि फ्रांस अमेरिका से असिस्टेंस हेल्प चाह रहा था बिकॉज बिकॉज द वॉर दैट द फ्रांस वाज इन्वॉल्वड इन विद इंग्लैंड। तो जब असिस्टेंस के लिए कह रहा था तो इसका मतलब ये है कि फ्रांस जो है वॉज नॉट वेरी इकोनॉमिकली स्ट्रांग। ठीक है, इकोनॉमिकली वीक है और फ्रांस एक्चुअली नीडेड मनी। तो अमेरिकन ने बेसिकली ये सोचा कि अब सिंस फ्रांस फ्रांस नीड्स मनी, तो हम ये कर लेते हैं कि जब फ्रांस ले लेगा ल्यूजियाना की टेरिटरी स्पेन से, तो हम फ्रांस से वो टेरिटरी खरीद लेंगे। ठीक है, कि लाइक अमेरिका न्यू इट्स वे कि यार हम अपनी टेरिटरी अपने एक्सपेंशन अपने स्टेट्स को एक्सपैंड करने के लिए, अपने यूनाइटेड से अमेरिका को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वी कैन एक्सपैंड द टेरिटरी। तो इस तरह एक ट्रीटी साइन होती है। अरीना स्टार्ट में कहाँ से स्किप हुए, क्या मतलब? सुना नहीं है तो सुनना था यार। मैं ये कह रही थी कि अमेरिका की हिस्ट्री में जो परचेज ऑफ ल्यूजियाना है दैट इज कंसिडर्ड एज द माइलस्टोन, जिसकी वजह से अमेरिका ने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है वो बहुत तेजी से की है। ठीक है, तो ये जो ल्यूजियाना की टेरिटरी, अगर आपको मैप नजर आ रहा होगा तो साउथ की तरफ है नीचे टेरिटरी है। तो बेसिकली ल्यूजियाना की टेरिटरी जो है इसके जो ताल्लुक था बेसिकली जो इट एक्चुअली बिलोंग टू फ्रांस, लेकिन फ्रांस ने बेसिकली दी थी स्पेन को। अब फ्रांस ये चाहता था कि वो स्पेन से वो टेरिटरी वापस ले ले, एंड व्हाट अमेरिका हैड इन माइंड कि अगर जब फ्रांस वो टेरिटरी वापस ले लेगा तो हम फ्रांस से वो टेरिटरी खरीद लेंगे। अब फ्रांस क्यों बेचता टेरिटरी, बिकॉज हमें पता है कि फ्रांस जो है वो इंग्लैंड के साथ जंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व था, एंड फ्रांस फ्रांस वाज इकोनॉमिकली वीक एंड फ्रांस नीडेड मनी। तो इसलिए इस वजह से अमेरिकन ने क्या किया कि ल्यूजियाना फ्रांस से बात की कि आप हमें ल्यूजियाना की टेरिटरी बेच दें, तो फ्रांस एक्चुअली एग्रीड ऑन सेलिंग ल्यूजियाना। तो एक ट्रीटी साइन होती है 1803 जिसमें परचेज ऑफ ल्यूजियाना वगैरह हुआ। तो अमेरिका ने $15 मिलियन, लाइक जस्ट फॉर $15 मिलियन ल्यूजियाना की टेरिटरी खरीद ली। तो कहा जाता है कि ये जो परचेज ऑफ ल्यूजियाना है इट इज वेरी, कह सकते हैं आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिकन बिकॉज इसकी वजह से बहुत ज्यादा वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हुई है। समझ आया नहीं ना?
हो गया, चलो गुड हो गया। उनकी आपस में कोई कंपनसेशन थी, पुरानी बात है, 1763 की फ्रांस और स्पेन की कोई जंग शंग थी, उस जंग की कंपनसेशन में दी थी फ्रांस ने स्पेन को। ठीक हो क्या? चले। जीते जी। अच्छा, अब देखिए बेसिकली हम देखें थॉमस जेफरसन के टाइम में सबसे पहली चीज क्या होगी इंपॉर्टेंट, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। दूसरी जो है हम देखते हैं लुईस एंड क्लार्क एक्सपीडिशन। अब ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो हमने दो पॉइंट्स बेसिकली पढ़ने हैं थॉमस जेफरसन के टाइम में, टेरिटोरियल एक्विजिशन एक्सपेंशन एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। तो टेरिटोरियल एक्विजिशन के अंदर अंदर हम पढ़े परचेज ऑफ ल्यूजियाना, एंड उसी के अंदर हम पढ़े लुईस एंड क्लार्क एक्सपीडिशन। तो दो आर्मी ऑफिसर्स थे, उनका नाम था लुईस एंड क्लार्क। तो जेफरसन उनको अपॉइंट किया और कहा कि आप जाएं और अपने साथ एक पूरा लाइक लोगों का दस्ता ले जाएं और वहां पे बेसिकली पॉपुलेशन, कल्चर, ज्योग्राफी, लैंड शैंड को स्टडी करके आए। तो जब वो लोग वहां पे गए तो दे went there in 1801 and they were a people of like 40, they were like 40 people, और वो 1803 तक वहां पे रहे, और like 2.5 years आप कह सकते हैं। जब वहां पे रहे तो दे एक्चुअली स्टडीड द प्लेस जोग्राफिकली, और उसके पूरे डायनामिक्स को देखे कि वहां पे किस तरह से रहा जाएगा एंड हाउ टू गो अबाउट द अफेयर्स इन ल्यूजियाना। लिख लिया ये? आगे कुछ चलेगा? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पब्लिक लैंड एक्ट जो है वो थॉमस जेफरसन ने भी पास किया था। अब देखिए क्योंकि नई टेरिटरीज आ रही थी, तो अब नई टेरिटरीज जैसे जैसे आ रही है तो देवर पासिंग दिस पब्लिक लैंड एक्ट, ताकि लोगों के लिए जमीन को परचेज करने के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत आसान से हो, और जितनी भी खाली जगह है जिन पे अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है वहां पे अमेरिका अपने लोगों को सेटल करना चाहता था। तो इस तरह से नई टेरिटरी जो है दैट वाज बीइंग एक्वायर्ड, अमेरिका मैक्सिमम सेटलमेंट कर रहा था। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो परचेज के ऑफ द लैंड दैट वर मेड इजी। तो दिस इज एग्जैक्टली द सिमिलर वन दैट वी स्टडी इन द फेडरलिस्ट regime। ठीक हो गया? हाँ भी गुड चलेगा। चलिए, पब्लिक लैंड एक्ट के बाद एक इंसिडेंट होता है बेसिकली विच इज कॉल्ड चिज़ापीक वर्सेस लेपर्ड इंसिडेंट, ठीक है। तो चिज़ापीक और लेपर्ड जो है दीज आर बेसिकली द शिप्स के नाम है। चिज़ापीक जो है दैट वाज द शिप दैट वाज द अमेरिकन शिप, वेयर्स लेपर्ड वाज द इंग्लिश शिप, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखिए, चिज़ापीक वर्सेस लेपर्ड। तो चिज़ापीक जो है दैट इज अमेरिकन शिप एंड लेपर्ड वाज द इंग्लिश शिप। तो जो लेपर्ड थी उसने बेसिकली चीज़ापीक पे अटैक किया 1807, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकन शिप थी उसने सॉरी जो इंग्लैंड इंग्लिश की शिप थी उसने अमेरिकन शिप पे अटैक किया। तो जब इंग्लैंड वाली शिप ने अमेरिकन की शिप पे अटैक किया तो दैट मीन्स कि जो अमेरिकन थे उनका मतलब दे वर एक्चुअली द वन सफरिंग बिकॉज दे वर बीइंग अटैक्ड। तो कुछ अमेरिकन जो है वो उन शिप पे मर शर गए, एक शिप पे अमेरिकन भी मरे, उनकी शिप भी टूटी फूटी। तो कहा यह जाता है कि इट वाज अ फाइनेंशियल लॉस फॉर अमेरिका when that incident of Chesapeake versus Leopard occurred. Because अमेरिका और इंग्लैंड जो है they were always like आप कह सकते हो कि अब एक मुल्क से एक नया मुल्क बना है तो ऑब्वियसली द न्यूली फॉर्म्ड कंट्री उसको तो वो सस्टेन नहीं लाइक सेटल नहीं होने देंगे ना। जब पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया से अलहदा हुआ था, तो जब अलहदा हो गया है तो फिर इंडिया वाले क्या चाहते थे कि अमेरिका जो है वो सेटल हो जाए, नहीं ना। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर एक्चुअली एम्प्लॉयड इन मेकिंग द न्यू कंट्री वीकर। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इंसिडेंट। ये लेपर्ड जो है जो चीजें भी को अटैक किया, लेकिन अमेरिकन काफी सारे मर गए। नहीं हम
नहीं, मेरा गला थोड़ा खराब है यार। हबीबा, इन्होंने तो इतनी दफा ट्वीटी साइन की, पीस ट्वीटी। यार थोड़ी देर पहले तक गला ठीक था, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। हाँ, अचानक से ही कुछ हुआ। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, पढ़ो तुम लोग। अच्छा, तो बेसिकली क्या हो गया है कि चीजा पीको लेपर्ड के इंसिडेंट में कि अमेरिकन का नुकसान हुआ है, तो दैट मीन्स कि अब देखिए, नॉर्मली ये होता है कि जब भी जंग होती है ना कोई, तो उस जंग के रिजल्ट में there's always been, आप कह सकते हो कि एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर रिलीज किए जाते हैं। बट यहाँ भी हर दफा अमेरिका, जिससे भी जंग हुई यही हुआ है। बट इट्स नॉट लाइक कि आफ्टर दैट पीस ट्रीटी दे नेवर अटैक ईच अदर ना, ऐसा नहीं होता। तो व्हाट दे डिड वाज दे अटैक अमेरिका, अमेरिकन मर गए, उनका फाइनेंशियल लॉस हो गया। सही हो गया। अच्छा, फिर आप ये देखें कि यहाँ पे आप हम ये देख रहे बेसिकली कि हालात जो है वो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा था कि फ्रांस जो है वो अमेरिका की शिप्स पे अटैक कर रहा था, ठीक है। फ्रांस और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हैं। वहां पे इंग्लैंड जो है वो अमेरिका की शिप्स पे अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ फ्रांस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलने गए लोग तो वो मिला भी नहीं, और एक्स वाई जी जो भी लोग थे वो उससे पैसे भी मांग रहे। तो दैट मीन्स फ्रांस और ब्रिटिश जो है, they both were acting as the enemy countries for the Americans. तो जो हम ये कह सकते हैं, जो फ्रांस और ब्रिटिश है ना, उन्होंने फ्रीडम ऑफ सीज की वायलेशन करना शुरू कर दी। अमेरिकन की जो मर्चेंट शिप्स थी, उन पे मर्चेंट शिप्स कौन सी होती है, जो बिजनेस वाली होती है, इसमें सारा ये सामान वगैरह आ रहा होता है। मेरी आवाज आ रही है? गाइस, मेरी आवाज आ रही है? उमर फारूक, अपना नेट चेक करो यार, मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि जो फ्रांस, अब देखें, फ्रांस भी अटैक कर रहा है शिप्स पे, फ्रांस भी प्रिवेसीज की वायलेशन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ब्रिटिश जो है वो भी क्या कर रहे हैं, अमेरिका की मर्चेंट शिप्स पे अटैक कर रहे हैं। तो अब बेसिकली इससे ये भी हम कह सकते, एक और चीज उस टाइम ये हुई थी कि व्हेन इंग्लैंड वाज अटैकिंग अमेरिकन शिप्स, तो अटैक करके ना, तो जो भी उस क्रू में सामान वगैरह था वो उठा के ले जाते थे, और जो भी लोग वगैरह थे ना उनको भी कब्जे में लेके गिरफ्तार करके ले जाते थे, और उनको फोर्सफुली अपनी फोर्सेस में भर्ती कर देते थे। अब इस टाइम पे थॉमस जेफरसन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो उसने क्या किया, ही डिड नॉट यूज एनी वॉरफेयर, लाइक उसने किसी भी हार्ड पावर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने ये किया कि व्हाट ही डिड वाज, उसने कहा कि यार हम, क्योंकि बिकॉज वी आर न्यूली फॉर्म कंट्री, वी कैन नॉट इन्वॉल्व इन अ फाइट, मतलब एक जंग में हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते वरना विल बी टॉर्न अपार्ट। तो उसने कहा कि लेट्स टेक अनदर स्टेप, तो उसने एम्बार्गो एक्ट लगा दिया 1807 में, थॉमस जेफरसन ने। और थ्रू दैट एम्बार्गो एक्ट, एम्बार्गो क्या होता है, लाइक शिप्स वगैरह पे बैन लगा दिया। तो बेसिकली क्या किया कि उसने पूरी दुनिया के साथ ट्रेड को रोक दिया गया। और उसको ये लग रहा था, थॉमस जेफरसन को, कि अगर हम पूरी दुनिया के साथ ट्रेड वगैरह कर्टेल कर देंगे, तो दैट विल एक्चुअली प्रेशराइज इंग्लैंड। इंग्लैंड जो होगा उसको प्रेशराइज किया जाए, पूरी दुनिया से प्रेशराइज करेगी कि तुम ना उन पे अटैक करो। तो व्हाट ही डिड वाज कि उसने कहा कि हम एम्बार्गो एक्ट पास किया, उसने कहा कि हम किसी के साथ भी ट्रेड नहीं करेंगे, और ट्रेड को कर्टेल कर दिया। अब इससे हुआ ये कि इसे बेसिकली इंग्लैंड प्रेशराइज तो बहुत देर बाद जाके हुए, वो अभी मैं आपको बताऊंगी कब। तो इससे ये कहा जाता है कि जेफरसन जो है बेसिकली, बाय पासिंग दिस एम्बार्गो एक्ट, जेफरसन जो है ही वाज फेल्ड बोथ पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली। यहाँ तक बात समझ आई है? ठीक है। Umar Farooq, there is some problem at your side. Please check your internet connection.
मेरा नेट जब खराब होता है ना, मुझे यहाँ लिखा हुआ आता है कि इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल एंड नथिंग हैज येट कम, और बाकी में आगे आवाज भी आ रही है और यहाँ से भी आवाज आ रही है। आई कैन सी द माइक। चले, अब एम्बार्गो एक्ट लग गया। अब उसके बाद बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, हमने कहा था कि टेरिटोरियल एक्विजिशन हो रही है, ल्यूजियाना की परचेज भी हो गई है। ल्यूजियाना की परचेज के बाद उन्हें पब्लिक लैंड एक्ट वगैरह भी पास कर ली है। शिप्स पे भी अटैक हो रहा, हालात भी खराब चल रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जेफरसन जो है उसकी जो, क्योंकि जेफरसोनियन डेमोक्रेसी जो है इट इज वेरी फेमस ना। उमर फारूक, आवाज आई है अब आपको मेरी? बाकियों को तो आवाज आ रही है ना? अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले जो आप कह सकते हैं फीचर जो कि जेफरसन की डेमोक्रेसी में था, दैट वाज दैट ही बिलीव्ड इन द कॉमन मैन। ठीक है, बिलीव्ड इन द कॉमन मैन का मतलब ये है कि उसको ये था, उसको ये लगता था एंड ही वाज ऑफ द व्यू कि जो कॉमन आदमी है, लाइक सिंस द गवर्नमेंट इज एक्चुअली मेड बाय द कॉमन पीपल ना, बिकॉज कॉमन पीपल एक्चुअली वोट टू मेक द गवर्नमेंट, मेक द प्रेसिडेंट। तो कॉमन आदमी जो है ही इज द सेंसिबल क्रिएचर, एंड कॉमन इंसान है, ही कैन टेक बेटर डिसीजंस फॉर हिमसेल्फ। तो और वो ये चाहता था कि जितनी भी की गवर्नमेंट पोस्ट है ना, उस पे आम आदमी जो है दे शुड बी डिप्यूटेड ऑन दोज पोस्ट। तो एक तो ये कि बेसिकली उसने हर जॉब सेक्टर में आप कह सकते हैं या की पोस्ट जो थी गवर्नमेंट की, उन उस पे आम इंसान जो है लाइक द कॉमन पीपल उनको डिप्यूट किया हुआ था। फिर उसके बाद वो कहता था कि जो लेजर फेयर थेरी है उस पर भी उसको यकीन था। लेजर फेयर थेरी क्या है? आप में से होंगे कुछ इकोनॉमिक्स का लोग। क्या है लेजर फेयर थेरी? होंगे ना इकोनॉमिक्स वाले, क्या हो गया बताओ बेटा। थेरी ऑफ लेजर फेयर क्या होता है? ठीक है फरा। देखिए, लेजर फेयर की थ्योरी ये होती है कि जो स्टेट होती है ना, जो गवर्नमेंट होती है, वो मार्केट को रेगुलेट ना करी हो। ठीक है, देयर हैज टू बी अ फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो डिमांड और सप्लाई का फिनोमिना है ना, दैट शुड फ्लोट फ्रीली इन द मार्केट। स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट है, वो उसको कंट्रोल ना करे, लाइक प्राइस रेगुलेशन वगैरह ना करे, किसी चीज को लाइक उसकी सप्लाई को ना रोके कि वो उस चीज की प्राइस जो है वो महंगी हो जाए, ना ही किसी चीज की सप्लाई जो है वो इतनी वाफिर मकदार में करे कि उसकी डिमांड कम हो जाए। तो बेसिकली क्या है। एक सेकंड। हेलो। वालेकुम सलाम, मुझे मेरी क्लास चल रही है, क्लास पर कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ जी। तो बेसिकली क्या है, जो फ्री प्रोडक्ट से दे शुड फ्लोट फ्री इन द मार्केट। ठीक है, तो फ्री ट्रेड जो है दैट आल्सो कम्स अंडर द थ्योरी ऑफ लेजर फेयर। तो यू आल्सो बिलीव इन दिस थिंग कि इस तरह से जो है मार्केट जो इकोनॉमी जो है वो बेहतर तौर पे चलती है इफ द थ्योरी ऑफ लेजर फेयर इज फॉलोड। फिर उसके बाद ये है कि उसकी जो डेमोक्रेसी है दैट, और जो उसकी सिंपलिसिटी इकोनॉमी का मतलब ये है यहाँ पे कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट वाज वेरी सिंपल। ठीक है, और जो इकोनॉमी जो थी ही वाज आल्सो गोइंग बाय द सिंपल वे ऑफ डीलिंग विद इकोनॉमी। लाइक उसका ये एक तो ये था बेसिकली कि ये मैं अकाउंटेबिलिटी इन बजट को भी साथ में मिक्स करके आपको बता देती हूँ कि उसने ये कहा कि जो भी बजट है ना साल का, जो भी आप प्रेजेंट करेंगे, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वे कि जो कॉमन आदमी है, आम इंसान जो है, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट बजट। तो बजट में अकाउंटेबिलिटी जो है उसे वो लाया, लाइक बजट में पार्ट, लाइक आप कह सकते हो कि अ, थोड़ा ना, लाइक आप तो ये कह लो कि अगर लेट्स सपोज कि बजट फॉर्मुलेट किया जाता है ना,
So if that budget is understandable by the common man, so that means the government will be accountable to the common man, because the common man will be able to understand कि यार ये पैसे कहाँ 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 पे लगाए जा रहे हैं. ठीक है. सिंपलिसिटी इन इकोनॉमी का मतलब ये है कि ही वाज जेफरसन जो है ना, ही वाज वन ऑफ द वेरी सिंपलर प्रेसिडेंट्स हु हैव रूल्ड अमेरिका, एंड सिंपलर इन अ वे कि उसका ये था कि बेसिकली एक तो वो ना एग्रेरियन डेमोक्रेसी जो है उस पर भी काफी ज्यादा उसका फोकस था, कि हमारी जो है बेसिकली आप कह लें कि जो डिपेंडेंस है दैट शुड बी ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल. और एग्रेरियन डेमोक्रेसी को भी काफी ज्यादा वो लाइक आप कह सकते हो कि प्रोमोट करता था. जी, एग्रीकल्चर. फिर बहुत सारे डेमोक्रेटिक एक्ट्स जो है, मतलब बेसिकली उसने क्या किया कि जो डेमोक्रेटिक एक्ट्स को पास किया और जो भी नॉन डेमोक्रेटिक एक्ट्स थे उनको बेसिकली खत्म भी किया अपने टाइम में. फिर ये कहा जाता है कि स्लेवरी का उसका एटीट्यूड. अब जेफरसन जो है, देखिए नॉर्मली हिस्ट्री में जो जेफरसन की डेमोक्रेसी है इट इज वेरी फेमस. ठीक है. ही वाज वेरी लाइक सॉर्ट फॉर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ये और वो. लेकिन आप ये देखें कि when it came to slavery, तो जेफरसन did not voice any opinion about, like आप ये कह सकते हो कि he sort of voiced, but it was never like कि he took a step for it. मतलब हमें हमने पहले भी बार डिस्कस की थी शायद कि स्टार्ट में भी जो आप कह सकते हैं कि स्लेवरी का जो पूरी चीज थी वो पेंडिंग कर दी गई थी ना, क्योंकि द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका दे न्यू कि अगर स्लेवरी को इस टाइम पे डिस्कस किया जाएगा तो ये एक ना लाइक फॉल्ट लाइन है बिटवीन द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो द कंट्री इज गोइंग टू फॉल अपार्ट. तो जेफरसन देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन गुजरे, जॉन एडम्स गुजरे, जेफरसन आ गए, बट नन ऑफ देम actually talked about slavery, और ना ही किसी स्लेवरी के मामले को सेटल करने की कोशिश की. तो जेफरसन ऑल्सो डिड नॉट, इवन दो ही वॉज वेरी डेमोक्रेटिक, उसकी डेमोक्रेसी बहुत फेमस है, स्टिल he did not take took like this he did not take any concrete steps for the abolishment of the slavery. ठीक है. फिर उसके बाद उसने कुछ स्टेप्स लिए, जुडिशरी जो है उसको इम्पार्शियल किया, लाइक डिफरेंट एक्ट्स उसने पास किए. हाँ, सार यू कैन से दैट एज वेल, क्योंकि एंटाई फेडरलिस्ट है ना. स्टेट्स शुड बी पावरफुल, तो बहुत ज्यादा स्लेव स्टेट्स का ही था एजेंडा के स्टेट्स शुड बी पावरफुल. साथ में डिफरेंट स्टेप्स लिए कि जुडिशरी जो है वो इम्पार्शियल हो, और जुडिशरी जो है वो किसी भी लाइक प्रेशर के अंदर आके कोई भी डिसीजन जो है वो बाइस ना ले. तो जुडिशरी को बेसिकली इम्पार्शियल बनाने के लिए ही टुक वेरियस स्टेप्स. ठीक हो गया. आगे को चले, आगे चले. अच्छा, अब आप ये देखिए कि हमने ये कहा था कि कन्वेंशन होगी फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट आया, कन्वेंशन ऑफ 1800 होगी. लेकिन उसके बाद भी अमेरिका और अब देखिए, एक तरफ तो ये था कि फ्रांस और अमेरिका के ताल्लुकात ऑलरेडी खराब थे. दूसरी तरफ क्या था कि जो अमेरिका और इंग्लैंड थे, अब क्योंकि कन्वेंशन ऑफ 1800 हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अभी हमने पीछे थोड़ा देखा था कि व्हेन कन्वेंशन ऑफ 1800 वाज साइन, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें थोड़ी इट वाज सॉर्ट ऑफ अ पीसफुल ग्राउंड जो है वो स्टैब्लिश हो गया था बिटवीन द फ्रांस एंड द आप कह सकते हैं अमेरिका. तो अब यहाँ पे व्हेन फ्रेंच, अब देखिए क्योंकि इंग्लैंड एंड फ्रांस दे वर नॉट ऑन गुड टर्म्स ना, तो हैविंग गुड टर्म्स विद फ्रांस meant that America will have not so good terms with England, right? मतलब अगर आपके दुश्मन का जो दोस्त बनेगा तो फिर वो आपका दुश्मन होगा ना. तो इस तरह की गेम चल रही थी वहां पे.
तो कन्वेंशन ऑफ 1800 साइन हो गई, अमेरिका और फ्रांस के इश्यूज थोड़े सेटल हो गए, बट इंग्लैंड जो है उसके और अमेरिका के जो रिलेशन थे दैट वाज आल्सो दैट बिकेम मोर स्ट्रेन्ड। तो इंग्लैंड ने भी फिर उसी से बारिशें शुरू कर दी, जैसे अभी हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले। तो इंग्लैंड ने बेसिकली, हमने ये अभी अभी हमने जिक्र किया था कि इंग्लैंड जो है वो अमेरिकन शिप से अमेरिकन सोल्जर्स को ले जाता था और अपनी फौज में भर्ती कर देता था जबरदस्ती, बिकॉज वही कहता था कि बिकॉज यू एक्चुअली वेंट टू अमेरिका फ्रॉम इंग्लैंड, तो यू एक्चुअली बिलोंग टू इंग्लैंड। तो अगर हम ले भी आए और अपनी फौज में भर्ती कर भी दिया है तो दैट इज नॉट समथिंग जिस पे पॉइंट लाइक इशू उठाया जा सके। तो इसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ इम्प्रेसमेंट। ठीक है, कि अमेरिकन सोल्जर्स जो है कि सिंस दे आर एक्चुअली ब्रिटिश एंड दे एक्चुअली केम फ्रॉम द इंग्लैंड, so they should be enrolled, yeah, should be like basically working in the British forces. अब इसमें देखें कि स्ट्रेन जो रिलेशन है इंग्लैंड और अमेरिका के वो स्ट्रेन हो रहे हैं। इंग्लैंड जो है वो फ्रीडम सीज की वायलेशन कर रहा है, यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनको लेके जाके जबरदस्ती भर्ती कर रहा है। तो अब जब इतनी सारी चीजें अमेरिका के लाइक फेवर में नहीं हो रही ना, और सब चीजें जो है वो इंग्लैंड जो है वो अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं, तो अमेरिका स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। ठीक है, अब अमेरिका ने जब प्रोटेस्ट किया ना, उसमें ये हुआ, अभी हमने देखा था पहले कि उन्होंने इम्बार्गो एक्ट लगाया था थॉमस जेफरसन ने, जिसमें पूरी दुनिया के साथ ट्रेड खत्म कर दिया था। लेकिन जब उसके बाद ये जेम्स मैडिसन व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट, तो उसने क्या किया कि एम्बार्गो एक्ट को कैंसिल किया, बिकॉज दे रियलाइज दैट नॉट ट्रेडिंग विद द होल वर्ल्ड वाज हैम्परिंग देयर ओन इकोनॉमी। राइट, कि पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करने का मतलब ये है कि वो अपनी खुद इकोनॉमी जो है वो खराब करे और खुद ही आइसोलेशन मोड में जा रहे हैं। तो उन्होंने जेम्स मैडिसन, ही वाज प्रेसिडेंट फ्रॉम 1809 to 1870, which means that he was a president for 2 terms. So when he came to office, so he ended the embargo act and उसने एक नॉन इंटरकोर्स एक्ट पास किया 1809 में। तो नॉन इंटरकोर्स एक्ट में क्या था कि उसने इंग्लैंड और फ्रांस के साथ ट्रेड को बैन रखा, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड के अलावा जितने भी ममालिक और थे उनके साथ ट्रेड को रिस्टोर कर लिया। तो आप ये देखें कि इट इज समथिंग विच जेफरसन शुड हैव डन। ठीक है, लेकिन जेफरसन का पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम ये था कि अगर हम पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर्टेल कर देंगे तो द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू स्टैंड विद अस एंड दे गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट इंग्लैंड, और इंग्लैंड को फोर्सफुली फिर हमें करना पड़ेगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? लेकिन कहा जाता है कि कुछ टाइम के बाद जो दोनों ये कंट्रीज थे इनके साथ भी ट्रेड जब वो बहाल हो गया था, लाइक आफ्टर सम इयर्स। आर वी गुड? इंटरकोर्स इंटरकोर्स एक्ट में बेसिकली ये है कि हमने भी पढ़ा था ना तहजीब के एम्बार्गो एक्ट में थॉमस जेफरसन ने पूरी दुनिया के साथ ट्रेड को कर्टेल कर दिया था। ठीक है, लेकिन जब जेम्स मैडिसन आया ना, तो जेम्स मैडिसन ने क्या किया कि एम्बार्गो एक्ट को कैंसिल किया और एक नया एक्ट पास किया जिसका नाम था नॉन इंटरकोर्स एक्ट। ठीक है, और नॉन इंटरकोर्स एक्ट में क्या था कि जेम्स मैडिसन ने ये कहा कि हम अमेरिका कि जेम्स मैडिसन बिलोंगिंग फ्रॉम अमेरिका, ही सेड कि हम इंग्लैंड और फ्रांस का ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि और इसके अलावा बाकी सबके साथ ट्रेड वगैरह रिस्टोर कर लिया उन्होंने। ठीक है, बिकॉज दे वर एक्चुअली रियलाइजिंग कि उनको खुद मसला हो रहा है ट्रेड को बंद करने से। ठीक हो गया? अब्दुल वाहिद लिख रही है। ये अब्दुल वाहिद इज द सेम एज राजा वाहिद। अच्छा, अब एक चीज इसको कहते हैं मैकन बिल नंबर 2। ठीक है, तो मैकन बिल नंबर 2 में बेसिकली ये था कि वो एक बिल पास हुआ, और इस बिल का बेसिकली मकसद ये था कि जो ब्रिटिश और फ्रांस हैं उनको इस चीज पर आमादा किया जाए कि वो अमेरिकन शिप्स जो हैं या लोग हैं या जो क्रू से सोल्जर्स वगैरह थे जिनको वो लेके जा रहा था अपने अपने कब्जे में कर रहा था, उसको रोका जा सके। ठीक है, तो ये बिल जो पास होता है मैकन बिल नंबर 2, इसमें ये कहा गया कि जो भी फ्रीडम ऑफ सीज की
रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करेगा और फ्रीडम ऑफ सीज की वायलेशन नहीं करेगा, उसके साथ ट्रेड जो है वो हम बहाल कर लेंगे। और जो फ्रीडम ऑफ सीज की वायलेशन करे रखेगा उसके साथ हम ट्रेड बहाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया? तो बेसिकली क्या किया उन्होंने ये कहा कि जो भी बंदा वो चाह ये रहे थे कि जो ब्रिटेन है और जो फ्रांस है वो उनकी फ्रीडम ऑफ सीज की वायलेशन को बंद कर दें। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी फ्रीक्वेंसीज की रिस्पेक्ट करेगा हम उसका ट्रेड को रिस्टोर कर लेंगे, और जो भी इसको नहीं बंद करेगा इसकी वायलेशन को उसके साथ हम ट्रेड बंद ही रखेंगे। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने फिर पहले जो है वो सारे मतलब अटैक करना बंद कर दिया। तो क्योंकि फ्रांस ने अटैक करना बंद कर दिया तो फ्रांस के साथ हालात जो है वो बेहतर हो गए। ठीक है। लेकिन इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड इवन आफ्टर दिस बिल वाज पास, दिस मेकन बिल नंबर 2, व्हेन इवन व्हेन दिस वाज पास, इंग्लैंड ने क्या किया कि इंग्लैंड ने अपनी इम्प्रेसमेंट पॉलिसी जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी और सोल्जर्स को लेके अपने कब्जे में फौजों में अपनी भर्ती करा रहा था। तो जिसकी वजह से हुआ इस तरह से कि जो आम इंसान जो थे, जो आम लोग थे, दे ऑल्सो सॉ द ट्रू फेस ऑफ इंग्लैंड कि यार ये तो हमारे ऊपर बहुत ही जुल्म और जबर करना चाह रहे हैं। तो एक एंटायर ब्रिटिश ओपिनियन जो है वो डेवलप हो गया इन अमेरिका। बात समझ आई है? चलो गुड हो गया। अच्छा, फिर एक चीज है इसको कहते हैं वॉर हॉक्स। वॉर हॉक्स क्या होते हैं? वॉर हॉक्स क्या होते हैं? हॉक क्या होता है यार? परिंदा होता है, परिंदा होता है, क्या हो गया? वॉर बिलीवर्स, ठीक है। हॉक को उर्दू में क्या कहते हैं? उकाब कहते हैं, बाज कहते हैं। उकाब इज ईगल। बाज दैट, आई डोंट नो। कारगिस, आई डोंट नो। कारगिस क्या होता है कारगिस? चील तो अलग चीज है ना? आई थिंक इट्स बाज बट आई एम नॉट श्योर। फैल्कन, आई डोंट नो। तो बेसिकली जो है ना, वॉर हॉक्स बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो वॉर के बिलीवर्स थे, हु वर ऑफ द व्यू कि जो सिंस जो इंग्लैंड है वो अमेरिका के साथ बहुत मसले कर है, तो इंग्लैंड पे एक और जंग जो है वो तो इंग्लैंड के साथ एक और जंग तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। वो लोग थे वॉर हॉक्स। तो जो यंग रिपब्लिकन थे, दे वर एक्चुअली एक्टिंग एज वॉर हॉक्स। तो वे यंग यंग रिपब्लिकन जो है, दे वर ऑफ द व्यू कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन जो है उनके साथ जंग करना जो है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज जो इंग्लैंड वाले जो ब्रिटिश वाले हैं, दे कीप ऑन अटैकिंग अमेरिकन शिप्स। ठीक है। जहाँ पे इंडियंस रहते थे वहां पे भी अटैक करते थे और अमेरिकन शिप्स भी अटैक करते थे। बेसिकली इंडियंस जो थे दे वर वीकर ना, तो इंडियंस पे अटैक करते थे ताकि अमेरिका के एडजॉइनिंग टेरिटरीज में कब्जा कर लें। ठीक है, उनकी एक्सपेंशन को रोकने के लिए। तो इंग्लैंड अमेरिकन शिप से कब्जा कर रहा था, इंडियन पे कब्जा कर रहा था। तो जो ब्रिटिश जो अमेरिकन थे ना, अमेरिकन वर एक्चुअली प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द इंडियंस। जब इंग्लैंड जो है इंडियंस पे अटैक कर रहा है तो अमेरिका जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इंडियंस को अमेरिका से लड़ाइयों में। ठीक है। अब हुआ इस तरह से कि अब जब क्योंकि ये सिस्टम चलता ही रहा तो 1812 में अमेरिका ने कांग्रेस पे वॉर डिक्लेयर कर दी। तो दिस इज हाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। ठीक हो गया? आर वी गुड?
सेकंड किसने दिमाग खराब है सही हो गया। और इस तरह से सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होती है, विच इज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1812। बात समझ आइए। यहाँ तक क्लियर है सबको? गुड। सही हो गया, एक सेकंड दीजिएगा। सही है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ऐसे खत्म होता है। आई एम सपोज टू टेक योर क्विज, बट क्विज जो है वो क्विज क्लास के एंड पे ना लूँ, अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्या ख्याल है? क्यों ख्याल है? क्यों अफसार? क्यों सारा, क्यों ना लूँ क्विज? थके हुए हो क्यों? इससे पहले भी क्लास थी, तीसरी? व्हाट? आपकी क्लास किस टाइम शुरू हुई थी? डोंट टेल मी, सुबह 10 बजे से क्लासेस ले रहे हो? ओए होए। कोई नहीं एक्सप्लॉइट कर रहा तुम्हें, हालत क्या हो गया? यार मेरे तो खैर आज संडे था तो वीकेंड था, वरना वीकडे में तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि आई हैव टू गो टू ऑफिस, और ऑफिस से 4 बजे छुट्टी होती है। और अगर क्लास हो केमी की तो वो 3 साढ़े 3 क्लास शुरू हो जाती है। तो बेसिकली आई जस्ट गेट अप फ्रॉम ऑफिस एट 3, मैं आ जाती हूँ और फिर मेरा 6 तक रूटीन वही चलती है, एंड देन अफरा तफरी होती है। है इट वाज वीकेंड टुडे बट स्टिल आई हैड टू गेट अप अर्ली। हाँ ना, तो वीकडे में तो एक सब्जेक्ट होता है ना, तो अगर वीकेंड तुम लोगों का थोड़ा वो हो जाए। अम, अब डिवाइड यूएस हिस्ट्री का समझ आया? चले ठीक हो गया। अच्छा, अब ये करते हैं कि मैं आपको ना पहले पढ़ा देती हूँ, फिर एंड पे देख लेंगे क्विज का कि क्या सीन है क्विज का। ठीक है? अभी नहीं करते क्विज का, क्विज का एंड पे करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, में ये नेक्स्ट स्लाइड खोलूँ। अच्छा यार, नहीं लूंगी आज क्विज, पढ़ तो लो ना पहले। और मैं ये फर्क बता दूंगी आपको, ठीक है? हाँ, मैं वो भी शेयर कर देती हूँ, नोट्स भी। अभी तो मैं वो ब्रेक दूँ ना, ब्रेक में शेयर कर देती हूँ आपकी होस्ट के साथ। अच्छा, यार देखते हैं। अच्छा चलो जी।
तो अब हम देख रहे हैं सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, ठीक है, तो 1812 से 1815 तक रही है। तो देखिए हम क्योंकि इतने थोड़े टाइम की रही है, तो दैट मीन्स शायद इतनी ज्यादा कोई दंगा फसाद ना हुआ हो इस जंग में। तो बेसिकली आप ये देखें कि हुआ ये कि हमने भी देखा है कि फ्रांस जो है वो भी मसले पैदा कर रहा था, लेकिन फ्रांस ने फिर सेट हो गया। कन्वें नेपोलियन बोनापार्ट से कन्वेंशन ऑफ 1800 वगैरह हुई, तो उसे काफी से सेटल हो गई थी। लेकिन थॉमस जेफरसन को भी अगर हम देखें और जेम्स मैडिसन को भी देखें, तो दोनों ने एम्बार्गो एक्ट और नॉन इंटरकोर्स एक्ट वगैरह लगाया था, इसलिए ताकि जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है, जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉपर हार्ड वॉर है, उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली एम्बार्गो एक्ट पास किया, नॉन इंटरकोर्स एक्ट पास किया, ताकि इन्हीं एक्ट के थ्रू, इन्हीं चीजों से ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड है वो पीछे हट जाए, वो उन पे अटैक वगैरह ना करे। लेकिन देखिए जब ये एम्बार्गो एक्ट लगा तो अमेरिका की इकोनॉमी तो बहुत डैमेज हुई, बिकॉज अ लॉट ऑफ बिकॉज अमेरिका वॉज नॉट एक्चुअली ट्रेडिंग विद एनी ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, फिर जब नॉन इंटरकोर्स लगा तो दैट वाज अ लिटिल बेटर, बट स्टिल इंग्लैंड और जो फ्रांस है, दे वर द मेजर एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स। तो तब भी अमेरिका की खुद इकोनॉमी जो है उस पर फर्क तो काफी पड़ा है। ठीक है, तो जब उनको समझ आ गया कि यार ये तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट अगर हम हिट करें तो ये नहीं समझ रहे, तो दैट मीन वी हैव टू गो फॉर द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो दिस इज हाउ द वॉर ऑफ 1812 टू 1815 स्टार्टेड। ठीक है, अच्छा, फिर इकोनॉमिक क्वेश्चन जैसे हमने कहा, उसमें आप एम्बार्गो एक्ट का जिक्र करेंगे, उसमें आप नॉन इंटरकोर्स एक्ट का जिक्र करेंगे, उसमें एक नॉन इम्पोर्टेशन एक्ट है वो भी जिक्र करेंगे। नॉन इम्पोर्टेशन एक्ट बेसिकली ये कहता था कि कुछ जो जो कुछ इंग्लिश जो चीजें हैं, अमेरिका ने वो बैन लगा दिया कि हम ब्रिटिश की ये गुड्स, ये कमोडिटीज जो है वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। फिर जो इम्बार्गो एक्ट है, जो हम थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़ा था अभी, उसमें ये था कि जब चीजापीक का इंसिडेंट हुआ था ना, कि जब लेपर्ड ने चीजापीक पे अटैक किया था और बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स मर गए थे, तो उस टाइम पे ना जेफरसन ने क्या किया था कि उसने कांग्रेस को ना एक पीसफुल इकोनॉमिक प्लान दिया था। किस टाइम हमारे साथ, वो तो जब वो तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की टाइम थी ना बैन, फिर उसके बाद आई पीस भी साइन हो गई, तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया था। अब दोबारा से मसले होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे देखिए जब चीजापी का इंसिडेंट हुआ ना, तो उस टाइम जेफरसन ने क्या कहा कि एक ना इकोनॉमिक प्लान दिया कांग्रेस को, मतलब अपनी कांग्रेस को ना, और उसने ये कहा कि जो अमेरिकन वेजल्स हैं, जो अमेरिकन शिप्स हैं, वेजल्स क्या होते हैं, जो बड़ी शिप्स होती हैं बेसिकली, जो अमेरिकन शिप्स हैं, हम उन्हें फॉरेन पोर्ट्स पे नहीं भेजेंगे। हम यूरोप को कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लाइक लाइक बेसिकली ब्रिटिश को ना एक्सपोर्ट करेंगे ना उनसे कुछ इंपोर्ट करेंगे। अब इस तरह करने से ये हुआ कि अमेरिका के जो एक्सपोर्ट्स थे, ठीक है, वो पहले थे 108 मिलियन डॉलर, और वो डिक्लाइन करते करते 22 मिलियन डॉलर पे आ गए। तो आप देख रहे हैं कि मतलब अमेरिका को लाइक 5 टाइम्स के करीब आप कह सकते हैं कि नुकसान हुआ था व्हेन दिस एम्बार्गो एक्ट वाज पास्ड। अब देखिए क्योंकि सही बात है, शिप्स को नहीं कह रहे, तो शिप्स के अंदर जो क्रू काम करने वाले हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, दे आल्सो गेटिंग जॉबलेस, एम्प्लॉयमेंट के इशू आ रहे हैं। तो उस टाइम पे 30,000 सेलर्स जो थे हु वर सेलिंग ऑन दोस शिप्स, दे वेंट जॉबलेस। बात समझ आई यहाँ तक? Are we good till here? Good. होता तो है इसमें ऐसा ऑब्वियसली, बट उनको ये लग रहा था कि हम एम्बार्गो वगैरह पास करेंगे तो ये इनको मसले होना शुरू हो जाएंगे और ये सब चीजें खत्म कर देंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अच्छा, अब हमने भी पढ़ा था कि एम्बार्गो एक्ट को खत्म करके जेम्स मैडिसन ने क्या किया था, नॉन इंटरकोर्स एक्ट लगा दिया था। अब आप ये देखिए कि अभी तक ना
यहाँ तक कोई मसला नहीं हो रहा था। मसला इस तरह से नहीं हो रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड जो है ना, वो अभी तक ये रियलाइज नहीं कर रही थी कि ये जो हम ट्रेड वगैरह खत्म हो रहा है, इससे मसले होंगे। मतलब वो अभी तक चिल थी, लाइक केप्ट ऑन अटैकिंग ऑन अमेरिकन शिप्स, दे केप्ट ऑन लाइक कैप्चरिंग देयर सोल्जर्स एंड मेकिंग देम enrolled in their own forces। तो ये चल रहा था सब कुछ, क्योंकि इंग्लैंड वाज अ ह्यूज पावर ना। तो इंग्लैंड के अगर अमेरिका से ट्रेड रुक भी गया था तो इंग्लैंड को फर्क तो पड़ा होगा, बट इतना फर्क नहीं पड़ा होगा जितना अमेरिका को फर्क पड़ रहा था। लेकिन इंग्लैंड को कब फर्क पड़ा? इंग्लैंड को फर्क पड़ा तब जब 1812 में ही, जब इंग्लैंड में काश्तकारी वगैरह हुई ना, तो उनकी जो फसल हुई ना वो इतनी अच्छी नहीं हुई। तो उनको बेसिकली अमेरिकन ग्रेन्स की जरूरत थी। ठीक है। तो कहा यह जाता है कि ये जो पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक कोर्शन है ना, जो अडॉप्ट की थी जो जो जेफरसन और जेम्स मैडिसन ने, इस टाइम पे आके इट स्टार्टेड शोइंग इट्स ट्रू कलर्स। तो लेकिन उस टाइम पे हुआ ये कि व्हेन दे रियलाइज्ड कि ये जो सारे एम्बार्गो एक्ट और नॉन इंटरकोर्स एक्ट लग रहा है, ये हमारी इकोनॉमी के नुकसान के बाइस हैं। जब उनकी बात रियलाइज हुई, तो उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत मसले हो चुके थे। तो कहा जाता है कि इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, बिकॉज कांग्रेस उस टाइम तक ब्रिटिश के ऊपर जंग डिक्लेयर कर चुका था। तो द वॉर वॉज एमिनेंट, की जंग तो होगी ही होगी। तो आप ये देखेंगे इसको ना, ये जो वर्ड जो वॉर ऑफ 1812 है जो हम पढ़ रहे हैं अभी ना, इसको ना सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो आप ये देखेंगे पहली जंग का तो समझ आता है कि इट वॉज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड द रीजन बीइंग वॉज कि उस टाइम पे तो ये था कि अमेरिका वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। लेकिन इस टाइम पे अमेरिका इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, बट स्टिल, बिकॉज द वॉर वॉज बिटवीन अमेरिका एंड ब्रिटिश, तो इट वॉज कॉल्ड द सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ तक बात समझ आई है? Are we good till here? चलें। अब इसमें ये हुआ आगे कि अगर हम कंपैरिजन करें उस टाइम पे, देखें अमेरिका लड़ रहा है और कौन लड़ रहा है? ब्रिटिश लड़ रहे हैं ना। तो इन दोनों की अगर हम आप कह सकते हैं कि दोनों को अगर बैलेंस देखें कि बेसिकली कि दोनों किस लेवल पे थे, तो अगर हम अमेरिका की बैलेंस शीट देखें पहले, तो अमेरिका की जो आर्मी थी ना, उसमें 10,000 से कम लोग थे। लाइक देयर वर लेस देन 10,000 पीपल इन अमेरिकन आर्मी। ठीक है। और यहाँ पे अमेरिका की नेवी के पास सिर्फ 12 कश्तियां वगैरह थी, जबकि हमारी ब्रिटिश नेवी के पास देवर 830 वेजल्स। तो आप खुद देखिए, 830 वेजल और 12 वेजल्स का भी मुकाबला है। तो इस तरह से क्या था कि मिलिट्री बैलेंस शीट में चीजें थी उनके पास, बेसिकली कह लो कि लोगों की कमी थी और शिप्स वगैरह की भी कमी थी। फाइनेंशियल पोजीशन में जो है, अमेरिका का जो रेवेन्यू था दैट वाज $10 million पर ईयर, जबकि जंग के लिए जितने पैसों की जरूरत थी दैट वाज $30 million पर ईयर, लाइक 3 टाइम्स ज्यादा पैसों की भी जरूरत थी। लेकिन द ओनली थिंग वेयर अमेरिका वाज एट एडवांटेज वाज के बेसिकली ये जंग होने लगी थी ना, क्योंकि हमने कहा था ना कि अमेरिका जो ब्रिटिश है वो अटैक किए जा रहा था ना अमेरिका पे, और इंडियंस को भी बेसिकली क्या करता था कि उन पे भी अटैक करता था। तो क्योंकि वहां पे जगहों पे कब्जा करना चाह रहा था, और अमेरिकन इंडियंस को हेल्प आउट करते असिस्ट कर रहे थे कि वो लड़े ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बेसिकली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अमेरिका इस तरह से एडवांटेज पे है कि अमेरिका के नॉर्थ में ही देश कनाडा, दे जोग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी बिटवीन अमेरिका एंड ब्रिटिश। तो इस तरह से ये था कि अमेरिका जो ये चाहता था, एंड कनाडा वाज एक्चुअली अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। जिस तरह अमेरिका कॉलोनी ना ब्रिटिश की, इसी तरह कनाडा वाज आल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। तो इसीलिए अमेरिका ये चाहता था कि यह हमारे साथ जोग्राफिकली जुड़ी हुई जगह भी है, तो व्हाई डोंट वी जस्ट स्नैच इट फ्रॉम ब्रिटिश।
बात समझ आई यहाँ तक? चलें, गुड। एक सेकंड मुझे दीजिए। गिव मी अ मोमेंट गाइस। क्या करना? तो ये लूँगा मैं पैसे। मेरी वेबसाइट ये अच्छा, चल नहीं तो हम ये कह रहे थे कि अब बेटर वहां पे ना मसला किधर था कि जो कनाडा की आप कह सकते हैं, बैक वाली स्लाइड करूं, ये थी। लिखना है, लिख लो जल्दी। लेट मी नो व्हेन कैन आई मूव ऑन। इससे भी पिछली वाली क्या हो गया भाई? हाँ जी। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे बेसिकली कि उस टाइम पे जो बेसिकली जंग हो रही थी ना, वो थी चिपवा एंड बेसिकली आप कैसे जो है लांडिया लेन में। आई डोंट नो ये वर्ड में सही प्रोनाउंस करी या नहीं करी, लेकिन आप इसे प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं। तो लेक एरी जो है, मैं आज हमने इस बारे में पहले ही पढ़ा था। लेक एरी कौन सी कहाँ पे है अमेरिका में? लेक एरी कहाँ पे है? हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, आई थिंक। मैरीलैंड में खाली। इट इज लाइक द, आई गेस द फोर्थ लार्जेस्ट लेक ऑफ अमेरिका। सिर्फ एक स्टेट में तो नहीं होगा ना? ओहायो है। अच्छा, मैरीलैंड और नो, इट्स द लार्जेस्ट। नो, व्हाई द स्मॉलेस्ट लेक? क्या हो गया? फोर्थ लार्जेस्ट लेक। ये लेक एरी जो है बेसिकली, 2 मिनट दीजिएगा इस गाने में। अच्छा, मैंने फोर्थ लार्जेस्ट बताया था, स्टेट्स का नहीं बताया था। जी खालिद, ये वही है जो कि कनाडा के बॉर्डर पर ही है। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस की थी कि जो लेक एरी है बेसिकली इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट लेक ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो जो लेक एरी है ना, ये देखो वो कनाडा के बॉर्डर पे इस तरह से है कि जो कनाडा में एक प्रोविंस है,
अरे अमेरिका में स्टेट्स है, पाकिस्तान में प्रोविंस है, कनाडा में भी प्रोविंस होते हैं। तो कनाडा का जो प्रोविंस है विच इज कॉल्ड ओंटारियो, अच्छा नीचे उसके साथ भी लगता है नॉर्थ में। और फिर यूएस में जो है वो ओहायो, मिशिगन, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के साथ लगती है लेक एरी। ठीक है। तो बेसिकली जो कैनेडियन इन्वेजन है वो बेसिकली कहाँ हुई, दैट वाज एट चिपवा एंड लांडिया लेन। बैटल ग्राउंड वहां पे था, दैट इज ऑल्सो द टेरिटरी ऑफ कनाडा वगैरह। तो पहली जो है, तो मैं ऐसा मैं ये कह रही हूँ कि लेक एरी इज द फोर्थ लार्जेस्ट लेक ऑफ अमेरिका। ठीक है, और ग्लोबली ऑन द 11th नंबर। इसमें हम ये कह रहे हैं कि लेक एरी के साथ जो है वो कनाडा में एक का प्रोविंस है विच इज कॉल्ड ओंटारियो, स्टार्टिंग विद ओ, ONTARIO, RIO। तो ओंटारियो प्रोविंस में भी लगती है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए अमेरिका में तो वो ओहायो, मिशिगन, न्यूयॉर्क और चौथी कौन सी थी, पेंसिल्वेनिया, सॉरी, या पेंसिल्वेनिया के साथ लगती है। ठीक है। अच्छा, तो अब बेसिकली जो बैटल ग्राउंड था वहां पे वॉर ऑफ 1812 में ना, कहा जाता है कि जो लांडिया लेन की जो वॉर है बेसिकली, दैट वाज द ब्लडीएस्ट वॉर। ठीक है, कि बहुत खून खराबा था इस जंग में। तो ये कहा जाता है कि ये जो बेसिकली आपका चिप और लांडिया लेन की जो बैटल्स है ना, उससे ये हो गया कि जो अमेरिकन ट्रूप्स वगैरह है ना, तो वो दे एक्चुअली इफ दे कैन नॉट विन तो दे कैन एटलीस्ट कंटेन द ब्रिटिश पावर्स। ठीक है, तो वहां पे हुआ तो इस तरह से कि दो असॉल्ट्स हुए लेक एरी पे। अमेरिकन जो हैं वो बेसिकली उन्होंने हराया था ब्रिटिश फ्लीट को। तब ये जो अमेरिकन है ना, सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके एंड रिजल्ट में ये है कि नन ऑफ द टू कंट्रीज वन, जीता कोई भी नहीं है। लेकिन अमेरिकन जो हैं दे वर एबल टू कंटेन ब्रिटिश। कि हमने भी मिलिट्री बैलेंस शीट देखी है ना पीछे, कि कितना ज्यादा फर्क है। एक तरफ 10,000 आदमी हारी, दूसरी तरफ ये है कि एक तरफ ये है कि 12 कश्तियां हैं, तो दूसरी तरफ 830 के करीब कश्तियां हैं। तो अब ये देखिए, जब इतना ज्यादा स्ट्राइकिंग डिफरेंस था बिटवीन द मिलिट्री बैलेंस शीट एंड द रिसोर्सेज दैट दे हैड, तो उसके बावजूद भी इफ द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका वर एबल टू कंटेन ब्रिटिश ना, तो इट्स अ ह्यूज विक्ट्री इन इटसेल्फ। ठीक है, तो अब देखिए, अब दोबारा से पीस ट्रीटी साइन हुई है, जंग खत्म हुई, दोबारा से पीस ट्रीटी साइन हुई। इसको पीस ट्रीटी ऑफ 1814 भी कहा जाता है, या फिर ट्रीटी ऑफ घेंट भी कहा जाता है। तो पीस ट्रीटी बेसिकली साइन की बिटवीन द अमेरिकन और ब्रिटिश साइन की। और साइन कराने वाला जो ट्रीटी का ब्रोकर था वो बेल्जियम था। तो ये डिसाइड हुआ कि जंग से पहले जो जो हमारी बाउंड्रीज थी, वेयर एवर वी वर स्टेइंग बिफोर द वॉर, हम वहीं पे ही रहेंगे। तो अब बेसिकली ये कहा जाता है कि आफ्टर दिस वॉर ऑफ 1812 द रिलेशन बिटवीन द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश वर इम्प्रूव्ड। तो जंग जो है वो खत्म हो जाती है 1815 में। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है, सिंस अमेरिका एटलीस्ट अमेरिका कुड नॉट विन द वॉर, लेकिन अमेरिका ने उसको कंटेन तो कर लिया और पीस ट्रीटी भी साइन हो गई है। तो ये कहा जाता था कि अमेरिका हैज मेड पीस विद अ सुपर पावर। ठीक हो गया। तो दिस वाज व्हाट हैपेंड इन द वॉर ऑफ 1812। तो अगर हम ये देखे जाएंगे वो आफ्टर वॉर सिनेरियो क्या है, तो आफ्टर वॉर सिनेरियो जो है उसमें देयर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स व्हिच आर लाइक नीडेड टू बी मेंशन हियर। तो उसमें एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री भी है। साइकोलॉजिकल विक्ट्री का मतलब ये है कि अमेरिका जो है दे वर साइकोलॉजिकली एक तरह से वो जीते ही, एक तरह से कि उन्होंने कंटेन कर इतने बड़ी सुपर पावर को ना, एक मोरल उनका बूस्ट हो गया था। फिर ये है कि अमेरिका जो है आफ्टर दिस वॉर, अमेरिका को पता लग गया कि अब हमारी इंग्लैंड के साथ पीस ट्रीटी साइन हो गई है, अभी हम अपनी डोमेस्टिक डेवलपमेंट पे तवज्जो दे सकते हैं। तो अमेरिका जो है बेसिकली वो हर सेक्टर में जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। अमेरिकी नेशनल रिस्पेक्ट भी रिस्टोर होगी कि द वर्ल्ड केम टू नो दैट दिस स्मॉल कंट्री कंटेन सच अ ह्यूज पावर ना। तो एक नेशनल रिस्पेक्ट भी उनको मिली, एक नेशनलिज्म का जज्बा भी परवान चढ़ा, बिकॉज लाइक दे वर द स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइट एंड वी कैन द यूनाइटेड।
ना कि डिफरेंट मुख्तलिफ स्टेट्स थी और दे बिकेम यूनाइटेड मुझे एंड लगता दे है वर एबल टू कंटेन सच अ सुपर पावर। तो एक नेशनलिज्म का जो जज्बा है वो भी परवान चढ़ने लगा सुभाष कर दी। और अमेरिका इंटीग्रेशन भी ज्यादा होना शुरू हो गई। ठीक है। अब नॉर्थ पार्ट ऑफ अमेरिका जो था दैट सफर्ड मोर लॉसेस, ज्यादा लॉस नॉर्थ अमेरिका को हुआ था। क्यों हुआ था? एक थी जो लेक एरी वगैरह जो है दे आर क्लोजर टू नॉर्थ अमेरिका। दूसरा मसला ये था इसका कि नॉर्थ अमेरिका जो है दैट वाज एन इंडस्ट्रियल कंट्री, सॉरी इंडस्ट्रियल साइड ना। तो इंडस्ट्रियल में ये था कि जो सारी जंग की वेपनरी वगैरह जो भी एम्यूनिशन वगैरह थी वो नॉर्थ प्रोवाइड करता। साउथ तो साउथ तो था ही एक एग्रीकल्चरल स्टेट ना, तो साउथ वाज लाइक डिडंट हैव मच टू ऑफर बट नॉर्थ हैड अ लॉट टू ऑफर। तो इसलिए नॉर्थ जो है उसी ने ये सारे लॉसेस सफर किए हैं। ठीक हो गया? याद तक समझ आ गई है? ठीक है, तो अगर आप लोग नमाज की ब्रेक करना चाहते हैं तो बता दें, क्योंकि अजान हो गई है। ठीक है, तो 15 मिनट की आप लोग नमाज की ब्रेक कर लें और फिर आ जाइएगा एंड विल कंटिन्यू द लेक्चर। कर दिया आप साथ पीछे। सॉफ्ट में मैंने आपको जो जैसे पहले लेक्चर के भेजे थे वैसे कह रहे हो खालिद? कंप्लीट सिलेबस मतलब कंप्लीट सिलेबस लाइक सारे पेपर्स या यूएस हिस्ट्री? नहीं, मेरे पास डिटेल नोट्स सॉफ्ट में नहीं पड़े। और वैसे भी बच्चों नोट्स होते हैं जो अपने खुद के होते हैं, किसी के नोट से पढ़ के सीरियस नहीं होता। अच्छा, तो चले हम आगे आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना अमेरिका में, ठीक है। अच्छा, तो देखिए हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। मुझे ये चैट क्यों गायब हो जाती है स्क्रीन पे क्लिक करती हूँ तो। अब सही है। हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने भी इतना ही जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ा था, या उससे भी कम पढ़ा था मेरे ख्याल से। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका हम देखेंगे किस तरह से अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, किस तरह से अमेरिका ने तरक्की वगैरह की। तो पहली बात तो ये कि 1817 में मेडिसन जो है ही 1817 में मेडिसन लेफ्ट ऑफिस, ठीक है। और 1817 से लेकर 1825 तक मॉनरो जो था वो था प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो आपको देखें कि मॉनरो जो था वो भी अब प्रेसिडेंट आ गया 2 टर्म्स के लिए। सही हो गया। तो यहाँ पे मेडिसिन का टेन्योर खत्म हो गया और मॉनरो का दौर शुरू हो गया। जहाँ खत्म हुई तो मेडिसिन का दौर इसलिए थोड़ा पॉपुलर है कि जो सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो मॉनरो के वो मेडिसिन के दौर में हुई थी। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे क्या है। यार तुम अब क्लास से चले क्यों जाते हो ब्रेक में? अब मैं एडमिट करती हूँ सारे तुम 9 बच्चों। वेटिंग रूम में ढेर बच्चे आए हैं।
अच्छा, खैर। तो मेडिसन जो है, ही लेफ्ट ऑफिस 1817, तो 1870 में मॉनरो बिकेम प्रेसिडेंट। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखें, जब भी जंग होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जंग से मुल्क में बहुत नुकसान हुए होते हैं, बहुत टूट फूट हुई होती है। अब उन नुकसानात को ठीक करने के लिए देयर वाज अ नीड फॉर अ डेवलपमेंट। ठीक है। अब वो डेवलपमेंट की जो जरूरत थी वो इस तरह से पूरी होती है कि पहले तो प्रोटेक्टिव टैरिफ रिफॉर्म्स लगाए जाते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टैरिफ रिफॉर्म्स या प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी क्या होती है। कि आप क्या करते हो कि बाहर से आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं उन पे टैक्सेस लगा दिए जाते हैं ताकि वो महंगे हो जाएं, एंड दे डू नॉट अपील द पब्लिक। और जब बाहर के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे तो जो फिर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं वो मार्केट में ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लो कर रहे होते हैं। तो इस तरह प्रोटेक्टिव टैरिफ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए गए, बैंकिंग सिस्टम एस्टैब्लिश कराया गया। लेकिन देखिए प्रॉपर ये था, उन्हें हो गया कि हमने दूसरी दफा भी वी वर एबल टू कंटेन सच अ बिग पावर। तो अब तो हम नहीं टूट रहे ना, लाइक अब उनको समझ आ गई थी कि यार अब हम एक स्ट्रांग मुल्क है, अब हम टूटने नहीं वाले इतने आराम से। तो इस तरह से क्या हुआ कि टैरिफ रिफॉर्म्स लगी, बैंकिंग सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ। तो 1820 में मिजूरी कॉम्प्रोमाइज है, जो मॉनरो के टाइम की ना जो इम्पोर्टेंट बातें वो हम देखेंगे कि 1820 में एक मिजूरी कॉम्प्रोमाइज हुआ था, 1820 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुई है, और 1823 में मॉनरो डॉक्ट्रिन भी पास हुआ है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर ही। तो मॉनरो डॉक्ट्रिन मैंने आपको पहले आई गेस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हल्का फुल्का आपको बताया होगा कि मॉनरो व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ही गेव द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। और फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका जो है बेसिकली जो मॉनरो डॉक्ट्रिन है वो उसने दिया था अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इन 1823। तो मेन पॉइंट्स जो थे इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, जिसको मोनो डॉक्ट्रिन कहा जाता है, वो ये थे कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो हमारा पूरा जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहाँ पे लोकेट है लोकेटेड है, वहां पे क्या है कि ये अब दोबारा से यूरोप इसको कॉलोनाइज नहीं कर सकता। ठीक है। और अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बहुत मुख्तलिफ है ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम से। इसीलिए ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अमेरिका में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता कि आइसोलेशन या फिर न्यूट्रलिटी का उसने जिक्र कर दिया है कि उसने कहा कि अमेरिका जो है वो किसी भी यूरोपियन कंट्रीज की वॉर्स या पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरफेयर नहीं करेगा, एंड नीदर विल अमेरिका लेट द यूरोपियन कंट्रीज इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। और ये कहा गया कि जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूरोपियन कॉलोनी, क्योंकि 1812 की वॉर तो होगी है, कनाडा की कॉलोनीज नहीं कब्जा कर सका ना अमेरिका। तो ये कहा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूरोपियन कॉलोनी, जैसे कनाडा जो था दैट वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, क्यूबा वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। तो उसने ये कहा कि अमेरिका जो है, अमेरिका से कोई खतरा नहीं है एग्जिस्टिंग यूरोपियन कॉलोनीज को। ठीक है। तो मॉर्डन डॉक्ट्रिन में बेसिकली क्या था कि एक तो ये कि जो उसने फॉरेन पॉलिसी दी थी अमेरिका की कि हाउ दे आर गोइंग टू डील विद द यूरोपियन पावर्स। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कह दिया कि हम यूरोप जो है अब दोबारा से हमें कॉलोनाइज नहीं कर सकेगा, हम उनका पॉलिटिकल सिस्टम नहीं अडॉप्ट करेंगे ना ही, क्योंकि बेसिकली हमारा पॉलिटिकल सिस्टम उनका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत मुख्तलिफ है। फिर तीसरा उन्होंने ये बोला कि जो यूरोपियन वॉर्स वगैरह है उसमें अमेरिका इंटरफेयर नहीं करेगा, और ना ही अमेरिका की वॉर्स में यूरोप जो है वो इंटरफेयर करेगा। साथ में उन्होंने ये कह दिया कि जो भी एग्जिस्टिंग इससे पहले जो भी यूरोपियन कॉलोनीज हैं, जैसे कनाडा की कॉलोनी है, क्यूबा की कॉलोनी वगैरह है, इसको उनको कोई खतरा नहीं है अमेरिका से। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि अमेरिका जो है, अमेरिका इज नॉट गोइंग टू अटैक एनी ऑफ द यूरोपियन कॉलोनीज। So this was the Monroe Doctrine that was given in Monroe in 1823. बात समझ आइए ये? गुड। इसके बाद आप ये देख लेंगे जो हमने मॉनरो के सारे बेसिक पॉइंट्स देखे हैं उसके एड्रेस के, तो इसका मतलब है जो प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी का उसने जिक्र किया है, उसने प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन का जिक्र किया है, उसने आइसोलेशनिज्म का जिक्र किया है। ठीक है ना। तो न्यूट्रलिटी क्या होता है कि हम अपने अफेयर्स में न्यूट्रल रहेंगे, मतलब हम बेसिकली किसी के साथ अलायंसेस वगैरह नहीं बनाएंगे, किसी की चीजों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नॉन इंटरवेंशन भी वही है। आइसोलेशन क्या है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मुख्तलिफ है आपके पॉलिटिकल सिस्टम से, हम आपके पॉलिटिकल सिस्टम को अपने अंदर अपने कंट्री में अडॉप्ट नहीं कर सकते, या हम अपने अफेयर्स में आइसोलेट रहेंगे और किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। फिर सेल्फ डिफेंस का भी है। सेल्फ डिफेंस में मैंने बात बोल दी है कि अमेरिका बेसिकली जो है वो अटैक नहीं करेगा यूरोपियन
कॉलोनीज को, तो साथ ये भी कह दिए कि अब अमेरिका फर्दर जो है वो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का शिकार भी नहीं होगा। तो एक सेल्फ डिफेंस टाइप का ना एक उसने ये भी बता दिया है इसके अंदर। फिर है पैन अमेरिकनिज्म। पैन नेशनलिज्म क्या होता है मुझे ये बताएं। पैन नेशनलिज्म क्या होता है? पैन नेशनलिज्म क्या होता है बच्चों? क्या हो गया, लगता है सांप सूंघ गया तुम लोगों को। चुप हो गए सारे। हाँ जी, दैट पैन नेशनलिज्म ये होता है दैट ऑल पीपल बिलोंगिंग टू अ सर्टेन कंट्री आर वन नेशन। ठीक है, कि डिफरेंट एथनिसिटीज जो हैं, डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं, डिफरेंट रीजन्स जो हैं इन वन कंट्री, दे ऑल बिलोंग टू वन नेशन। तो पैन अमेरिकनिज्म का भी मतलब ये है कि बेसिकली वो अमेरिकन, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉपरेशन और कल्चरल कॉपरेशन की आप बात करें कि जितने भी कंट्रीज हैं, ईदर इन द नॉर्थ अमेरिका, इन द साउथ अमेरिका, or in the Central America, they are one country. Umar Farooq keh Pan Americanism is a movement which, through diplomatic, political, economic, and social means, seeks to create, encourage, and organize relationships, association, and cooperation between the states. उफ अल्लाह, कितनी लंबी कहानी लिखी है। नेशनल, जी बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो नेशनलिज्म है ना, दैट एक्चुअली ओवरकम्स द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज। कि आपकी जो रीजनल बाउंड्रीज है, जो आपकी एथनिक बाउंड्रीज हैं, वो जो है वो धीमी पड़ जाती हैं एंड नेशनल बाउंड्रीज प्रिवेल। तो पैन अमेरिकनिज्म का मतलब यही है कि ऑल द कंट्री, ऑल द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, all the regions of America, whether that is like South America, North America, or Central America, they all basically the they all basically the they are together as the United States of America. अफजाल नियाजी कह रहे हैं आवाम पहले गूगल गूगल करती है और फिर जवाब देती है। चलो खैर यार, गूगल करते हुए बहुत कुछ सीख लेते होंगे। इट्स ओके आई गेस। चलें, आर गुड टिल हियर। फिर आगे आते हैं कि अब ये जो मोनो डॉक्ट्राइन है, इसको देने की रीजंस क्या थी। एक तो यूरोपियन एग्रेशन भी था कि अब यूरोप को ये बता देना लाजमी था दैट डू नॉट अटैक अस बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। और ये कि उनको ये बताना मकसद था कि यूरोपियन का एग्रेशन तो था ही, दैट एवरी नाउ एंड देन दे वर अटैकिंग अमेरिका। तो उसको रोकने के लिए दे गेव दिस प्रिंसिपल बेसिक फॉरेन पॉलिसी के अपनी बता दिए कि हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी होने वाली है। साथ में वेस्टवर्ड एक्सपेंशन करना चाहते थे। दैट वाज आल्सो अ रीजन कि उन्होंने बेसिकली ये था कि हमने एक्सपैंड करना है। साथ में रशियन एग्रेशन भी था। रशिया का भी एग्रेशन जो है वो इस दौरानिये में शुरू हो गया था। तो इन ऑर्डर टू कर्टेल दैट, इन्होंने इस डॉगी डॉक्ट्रिन दे दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो बेसिकली उसके देने की वजूहत जो है डॉक्ट्रिन, वो ये तीन चीजें हैं। यस, रशियन एम्पायर वाज अ थ्रेट एज वेल। समझ आ गई यहाँ तक बात? अब आगे हमारा टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड द सिविल वॉर ऑफ अमेरिका फ्रॉम 1861 टू 1865। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि आपकी सारी 13 कॉलोनीज जो हैं और जो बाकी कॉलोनीज है वो वेस्ट साइड पे बन रही थी ना। तो अगर और एक्सपैंड करना था तो सिर्फ सारी ईस्ट कोस्ट पे थी। तो एक्सपैंड करना था तो वेस्ट साइड पे ही कर सकते थे एक्सपैंड वो अपनी टेरिटरीज को। इसीलिए इसको वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कहा जाता है। यार 20 मिनट रहते हैं, मैं कैसे क्लास खत्म कर दूं? क्विज दे दो फिर, या क्विज दे दो या पढ़ाने दो। इफ्तारी तैयार करनी है। अब्दुल भाई तुम क्या तैयार करते हो इफ्तारी में? बड़े तुम लोग काम करते होगे।
50% की 1 घंटे में तो नहीं होती यार। यार मैं कुछ देने लगी हूँ तुम लोगों को, बिकॉज टुडे इज our 6th लेक्चर एंड आई थिंक आज क्विज हो जाना चाहिए। क्या लिखा है सिलेबस में? क्या लिखा हुआ है सिलेबस में खालिद? इतनी लंबी नहीं हुई थी सिविल वॉर, थोड़े टाइम के लिए चली है वो, पूरा पीछे कोर्स ऑफ द वॉर वगैरह है उसमें, लाइक सक्सेसिव इवेंट्स व्हिच लेड टू द वॉर, वो कुछ होगा उसमें। रिवाइज नहीं किया वो। मैं देख लेती हूँ यार, एक सेकंड। यार एक सेकंड, इसने मुझे देखने दो किधर है यूएस हिस्ट्री और सिलेबस। And north state, it's not between north and east, it's north and south. Answer is written wrong, obviously, 100%. No, it's between North America and South America. North states जो free states थी and South states जो के slave states थी। आपकी जो माजुमदार की किताब है उसमें थोड़ी डेट्स वहां भी मसला है। देखिए यार, बेसिकली अब मैं आपको जब सिविल वॉर नोमान को पढ़ाऊंगी ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी जो बैग में आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ सिविल वॉर ऑफ अमेरिका का। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन यूएस हिस्ट्री। तो सिविल वॉर ऑफ अमेरिका के ना जो इवेंट्स है ना, वो आप ये कह सकते हैं दैट स्टार्टेड इन 50s, ठीक है, लेकिन वॉर का जो टाइम है ना वो 61 से 65 तक की है खाली। अब उसमें आप ये देखिए, मिजूरी कॉम्प्रोमाइज हुआ, 3/5 कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो दीज वर द इवेंट्स व्हिच हैपेंड बिफोर द वॉर एक्चुअली हैपेंड ना। मतलब मैनिफेस्ट डेस्टिनी है 1840s में हुई है, फिर एनेक्सेशन ऑफ टेक्सास है वो 1845 में हो गया है, ठीक है, फिर उसके बाद 1848 में मैक्सिकन सेशन हो गया है। तो दीज वर द इवेंट्स व्हिच लेड अप टू द वॉर। लेकिन वॉर जो है दैट स्टार्टेड इन 1861, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज ऑफ कैलिफोर्निया भी 1850 में हो रहा है। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं दीज वर हैपनिंग बिफोर 1861, बट दीज इवेंट्स लेड टू द वॉर ऑफ civil war of America. The war actually started in 1861. ठीक हो गया? क्योंकि जो बेसिकली सिविल वॉर ऑफ अमेरिका है ना, दैट एक्चुअली स्टार्टेड विद इब्राहम लिंकन, ठीक है, और इब्राहम लिंकन बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1860 और 1861। तो प्रेसिडेंट ये तभी बना है। तो ही स्टार्टेड दिस सिविल राइट्स मूवमेंट और सिविल वॉर ऑफ अमेरिका उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैं आपको हल्का हल्का ओवरव्यू दे देती हूँ सिविल वॉर ऑफ अमेरिका। अब खैर मैं स्लाइड्स आगे नहीं करी, आई एम जस्ट वो कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। टॉपिक डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, खत्म होगा नहीं और फिर फायदा नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन ऐसा। तो सिविल वॉर ऑफ अमेरिका बेसिकली जो है, सिविल वॉर होती क्या है मुझे ये बताएं पहले। किसी कंट्री के जो अंदर जंग होती है ना, दैट इज लाइक सिविल वॉर। लाइक जैसे अगर आप बात ये कह लें कि लेट्स सपोज पाकिस्तान के दो, या व्हाट डू पीपल पीपल इन अ कंट्री, किसी मुल्क के अंदर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स इन अ कंट्री वगैरह। तो सिविल वॉर ऑफ अमेरिका जो हुई थी ना, अब देखिए अमेरिका में सब कुछ चल रहा है सही, ठीक है, अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली है, बट एक मसला जो स्लेवरी का था ना, दैट केप्ट ऑन लूमिंग फॉर सो मेनी इयर्स, बिकॉज हर जो भी आ रहा था प्रेसिडेंट, वो सिविल वॉर ऑफ अमेरिका, सिविल मतलब बेसिकली वो स्लेवरी के इश्यू को पेंडिंग किया जा रहा था, नोबडी वांटेड टू डिस्कस दैट। तो इसमें ये हुआ कि अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हुई व्हेन इब्राहम लिंकन ही केम अप विद दिस मोटो ऑफ दैट
he is going to abolish slavery in America. तो बेसिकली इब्राहम लिंकन जो है ना, उसको जो साउथ वाले लोग थे, जो कि जिनकी जो स्लेव स्टेट्स थी, they did not like Abraham Lincoln, and they knew that if Abraham Lincoln became the president of America, उनका सब सीन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो ये चाहते थे कि इब्राहम लिंकन जो है वो प्रेसिडेंट ना बने, लेकिन 1860s में जाके इब्राहम लिंकन डिड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो उसने स्लेवरी को अबॉलिश करने की मूवमेंट स्टार्ट की। बट बिफोर ही वाज बिफोर दैट इलेक्शन प्रोसेस, जब वो वाइंड अप हुआ, उससे पहले ही साउथ वाली स्टेट्स जो हैं वो अलहदा होके बैठ गई कि यस वी आर डन, वी आर नॉट गोइंग टू लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एक अलग साउथ स्टेट्स अलहदा होगी, जिसको उन्होंने उन्होंने अपने आप को अमेरिकन कन्फेडरेशन कह लिया, और नॉर्थ स्टेट्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहेगी। तो अब बेसिकली जो सिविल वॉर हुई ना, वो हुई बिटवीन अमेरिकन कन्फेडरेशन, जो कि साउथ ने अपने आप को कन्फेडरेशन कह दिया था, उनके दरमियान में, और नॉर्थ जो फ्री स्टेट्स थी इनके दरमियान में। तो देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द टू। तो बेसिकली द वॉर स्टार्टेड विद दिस थिंग कि जो साउथ वाले थे ना, उन्होंने अटैक किया था फर्स्ट, एंड व्हेन दे अटैक, नॉर्थ ने क्या किया था कि नॉर्थ ने इब्राहिम लिंकन ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है। अब वॉर डिक्लेयर की, जंग हुई, जंग खत्म हुई, नॉर्थ वाले जंग जीत गए, स्लेवरी अमेरिका से खत्म हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई, स्लेवरी को बता दिया गया कि कोई स्लेवरी वगैरह नहीं होगी। ठीक है, 19 अमेंडमेंट पास होगी। अब इस सब के एंड में जो एंड रिजल्ट निकला ना, वो ये निकला था कि स्लेवरी तो खत्म होगी है, कॉन्स्टिट्यूशनली एबॉलिश होगी है, अमेरिका में स्लेव्स को इक्वल राइट्स दे दिए गए, बट इब्राहम लिंकन वाज असैसिनेटेड। वो उस बेचारे को मार दिया गया। ठीक है, इब्राहम लिंकन वाज किस नंबर का प्रेसिडेंट अमेरिका का? या ही वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो देखिए, 15 प्रेसिडेंट जो थे, दे डिड नॉट हैव द करेज टू टॉक अबाउट स्लेवरी, एंड दिस वन प्रेसिडेंट एक्चुअली सॉल्व दिस थिंग ऑफ स्लेवरी। अब अमेरिका टूटा तो है, उसमें जंग भी हुई है, बट जंग के नतीजे में अगर अभी तक इसका चल रहा होता, तो फिर तो अफ्रीकन तो तबाह हुए होते अमेरिका अमेरिका की वजह से। स्लेवरी स्टेट में ही कत्ल किया। जी जी जी, साउथ स्टेट्स में से एक बंदा था, एक एक्टर था, उसने बेसिकली ही असैसिनेटेड इब्राहिम लिंकन। स्लेव स्टेट में, स्लेवरी स्टेट्स नहीं, साउथ स्टेट या स्लेव स्टेट्स कहेंगे आप। ये तो ये पूरी सिविल वॉर, ये अब इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए हैं हम देखेंगे। टेक्सास की एनेक्सेशन कैसी हुई है, अंकल टॉम्स कैबिन क्या था, गोल्ड रश ऑफ कैलिफोर्निया क्या था, क्यों इतनी जरूरत पड़ गई कि स्लेवरी जो है उस इस चीज को फौरन से हल किया जाए। तो ये सारी बातें हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा ये है कि ये ये छोटा होता तो मैं पढ़ा भी देता। ठीक है, तो चलिए फिर हम वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, तो वी विल स्टडी द सिविल वॉर ऑफ अमेरिका इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज वी वोंट बी एबल टू स्टार्ट फिनिश इट ऑफ, तो फिर स्टार्ट करने का फायदा ही नहीं है। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह, तो आप लोग अच्छे से अपना रोजा करो, और फिर कहीं पे, बिकॉज मेरे भी अब गला बिल्कुल बंद हो गया बोल बोल के, और रोजा भी लग गया है। खैर, आप लोग ये करें कि, जी जी, सेम टू यू खालिद। तो आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर, और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोगों के जो भी सवाल है, क्वेरीज बने, आई understand। जी इंशाल्लाह। जी जी करें दुआ, मेरी भी दुआ कीजिएगा। जी, I'll share notes to your coordinator. Take care. Okay, Allah Hafiz. Fi Aman Allah. Allah Hafiz.